इस दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो सिर्फ जगह नहीं बदलते बल्कि इंसान की किस्मत, उसकी रूह और वजूद तक बदल देते हैं। द गेट ऑफ मिस्टिकल रल्म भी एक ऐसा ही दरवाजा है। एक ऐसी कहानी है जहाँ एक गरीब कमजोर सा लड़का धीरे धीरे गॉड्स और डीमंस के बीच का सबसे बड़ा खतरा बन गया, सिर्फ उसकी मिस्टीरियस ब्लड लाइन की बेमिसाल पावर्स की वजह से। तो चलो फिर इसी इंट्रो के साथ शीमो की इस लाइफ जर्नी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें नरेटिंग वॉइस बताने लगी कि कुछ सालों पहले एक दूसरी दुनिया का ऑब्जेक्ट सीधे इस सी में आकर फेल हो गया, जिससे समंदर में ऐसी तेज लहरें उठी कि यू प्रीफेक्चर की न जाने कितने ही कोस्टल शहर बर्बाद हो गए। अनगिनत लोगों ने इस कैटास्ट्रोफी में अपनी जानें गंवा दी, मगर जो घर इस सुनामी में बर्बाद हुए थे वो दोबारा से रिबिल्ड किए गए और फेंगचिंग काउंटी के मार्केट्स में दोबारा से बाहर छा गई। धीरे धीरे करके लोग इस कैटास्ट्रोफी की तबाही को भूल गए। अब हमें गैरेज दिखाई जाती है जो कि फेंगचिंग काउंटी के जिन मैंशन के सामने आकर रुक गई। कुछ सर्वेंट शी टियान नाम के बंदे को घर वापस लाए थे जो कि जिन फैमिली का दामाद है। ये बंदा बुरी तरह से घायल था, साथ ही उसके गले पर हमें एक बहुत ही स्ट्रेंज मार्क दिखाया जाता है। इस इंसिडेंट की वजह से पूरे मैनर में अफरा तफरी मच गई। इधर शी टियान का इलाज हो रहा था और वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी और वाइफ जेन उसके लिए परेशान थे और फिर उन्हें पता चला कि शी टियान की मौत हो चुकी। जो सुनते साथ ही जेन काफी ज्यादा रोने लगी। वहीं पर जिन फैमिली के पैट्रियार्क को भी ये खबर मिल चुकी थी कि उनके दामाद की मौत हो चुकी है। कैरेज के सर्वेंट्स उन्हें बताने लगे कि मास्टर शी टियान बिना परमिशन के बॉर्डर के पार गए थे और जब वो वापस आए तब वो बुरी तरह से घायल थे। इंजर्ड होने के बाद ही उनके नेक पर वो स्ट्रेंज मार्क अपीयर हुआ था। तो ये सुनते साथ ही पैट्रियार्क ने उन्हें वहाँ से जाने की परमिशन दे दी, मगर एक बंदे ने उनका रास्ता ब्लॉक करते हुए सीधे उन तीनों का खात्मा कर दिया ताकि शी टियान के मौत का राज किसी को पता न चले। और अब हम इसी जिन फैमिली के हेड जिन चेंग को देख पाते हैं जो कि पोस्ट नेटल रेल्म की मिडिल स्टेज का वॉरियर था। वेल यहाँ पर शी टियान की वाइफ जेन इससे मिलने आई थी। वो कहने लगी कि शी टियान का एक बेटा है, तो जो चीज स्पिरिट पिल आप शी टियान को देना चाहते थे उसके बाद उसके बेटे को मिलनी चाहिए। आफ्टर ऑल वो मेरा सौतेला बेटा है। मगर चेंग के हिसाब से तो शीमो एक आउटसाइडर था। तो जेन कहती कि शी टियान मेरे हस्बैंड थे तो उनका बेटा भी मेरी ही फैमिली है। और आप ये बात मत भूले कि मेरे ही हस्बैंड 3 बॉर्डर्स के खतरनाक इलाकों में ट्रैवल करते आ रहे। उनकी ही वजह से हमारी जिन फैमिली इस फेंगचिंग काउंटी में इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर पाई। तो उस चीज स्पिरिट पिल पर मेरे हस्बैंड का अधिकार था। साथ ही पैट्रियार्क ने भी खुद शी टियान से वादा किया था कि ये पिल उन्हें ही दी जाएगी। जो सुनते साथ ही चेंग काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि शी टियान के मरने के बाद हमारा शी फैमिली से कोई लेना देना नहीं। हालांकि जेन ने भी ये बात क्लियर कर दी कि वो शीमो को गोद लेकर उसे एक बेहतर जिंदगी देगी। इतना ही नहीं, वो चेंग से कह रही थी कि मेरे हस्बैंड को दफनाए एक दिन भी नहीं गुजरा और तुम अभी से रिश्ते को खराब करने लग गए। अगर ये बात बाहर के लोगों को पता चली तो तुम्हारी काफी ज्यादा बदनामी हो सकती, फिर तो कोई भी जिन फैमिली के साथ वफादार नहीं रहेगा। यहाँ पर चेंग उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उतने में ही जिन फैमिली का 5वां बेटा जिनू वहाँ पर पहुँच जाता है। वो चेंग से कह रहा था, बड़े भाई आप अपने गुस्से को काबू में रखो, मैं पैट्रियार्क का पैगाम लेकर आया हूँ। उन्होंने क्लियरली बता दिया कि शीमो अगर आगे चलकर एक वॉरियर बन गया तो चीज स्पिरिट पिल उसे दी जानी चाहिए। अब ये फैसला होने के बाद लेडी जेन अपने सर्वेंट को शी टियान के बेटे यानी कि शीमो को जिन फैमिली में लाने का हुक्म देती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें शीकुआन विलेज दिखाया गया जहाँ पर हम छोटे से शीमो को देख पाते हैं। वो अपने दोस्त शाओयांग के साथ मिलकर सूखी मछलियाँ चुरा रहा था और उतने में शाओयांग की मदर वहाँ पर पहुँच गई, जो कि इन्हें हल्की फुल्की डांट लगाते हुए बता रही थी कि बस थोड़ी देर में खाना बन जाएगा और आज तो मैंने शीमो के पसंद की सारी डिशेस प्रिपेयर की हैं। भले ये फैमिली शीमो के ब्लड रिलेटिव नहीं थे, मगर इन्होंने हमेशा ही शीमो को अपने बच्चे जैसा प्यार किया। जब शीमो के मदर की मौत हो गई तभी इस फैमिली ने उसे गोद लिया और अब वो इनके परिवार का एक हिस्सा बन चुका था। अब शीमो अपने भाई बहनों के साथ मछलियाँ पकड़ने चला गया, जहाँ पर शाओयांग और शीमो के दरमियान शर्त लगी थी कि उनमें से जो भी ज्यादा मछलियाँ कैच करेगा वही विनर बनेगा। अब यहाँ पर मछलियों के साथ साथ ये लोग सीपे भी कलेक्ट कर रहे थे। शाओयांग तो बस थोड़ी देर बाद पानी से बाहर चला गया, मगर शीमो अभी भी अंडर वाटर था और उतने में ही उसे किसी की आवाज आई। वहाँ पर कोई तो है जो शीमो से मदद मांग रहा था और साथ ही साथ वहाँ पर एक रोशनी भी ग्लो होने लगी। इधर समंदर किनारे आते ही शाओयांग को पता चला कि शीमो तो अभी तक पानी से बाहर ही नहीं आया, जिसके चलते शाओहाय और शाओयांग दोनों भी थोड़े से पैनिक हो गए। वहीं पर शीमो ने देखा कि वहाँ पर एक शिप थी जिसमें से मदद की आवाज आ रही है। पहले तो शीमो को इससे डर
लगा, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। मगर तभी उस सीपे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होकर शिमो को पकड़ लेती है। शिमो उसे रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो सारी एनर्जी उसके अंदर फोर्सफुली एंटर करने लगी। इस एनर्जी की वजह से शिमो को कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं। उस सीपे में एक छोटी सी बच्ची थी जो कि शिमो को अपने पास आने के लिए कहने लगी। अब शिमो तो इस एनर्जी के कंट्रोल में पूरी तरह से फंस चुका था, तो तुरंत ही उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर शिमो अपने वेपन से उस सीपी को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। इसमें शिमो को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, साथ ही साथ पानी में ज्यादा देर तक रुकने की वजह से उसका दम घुट रहा था। लेकिन वो मिस्टीरियस लड़की उसे बार बार यही बोल रही थी कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, और शिमो ने फाइनली उस सीपी को आजाद किया। हालांकि वो बेहोश होकर समंदर के बॉटम की तरफ पुश होने लगता है, और उसी वक्त वो मिस्टीरियस लड़की शिमो का शुक्रिया अदा करते हुए उसे एक तोहफा दे देती है। यहाँ पर शिमो को कुछ विजन्स नजर आने लगे। जब शिमो छोटा था उसी वक्त उसके फादर शिमो और उसकी मदर को अबैंडन करके वहाँ से चले गए। यहाँ पर शिमो अपने फादर को रोकने जाने वाला था, लेकिन शिमो की मदर ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिमो रोते हुए अपने फादर से पूछ रहा था कि आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। और उतने में ही शिमो ने अपनी आंखें खोली। जिस लड़की को उसने बचाया था वो उसे सतह की तरफ ले जा रही थी, और फाइनली जब शिमो को पूरी तरह से होश आया तब वो किनारे पर पहुंच चुका था। शाओयांग और शाओहाई तो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थे, और उतने में ही शिमो को उस लड़की ने दिया हुआ पल नजर आता है, तो तुरंत ही उन दोनों से पूछने लगा कि क्या तुमने उस लड़की को देखा जिसने मेरी जान बचाई थी। जो सुनकर ही शाओयांग कह रहा था कि यहाँ पर कोई लड़के नहीं, जरूर से तुझे कोई वहम हुआ होगा। जो सुनकर शिमो भी कहने लगा हाँ शायद ये कोई सपना होगा, वरना तुम लोग तो उसे देख ही लेते। जिसके बाद ये लोग दोबारा से अपने खेल कूद करते हुए घर पर पहुँच गए। लेकिन जब वो वापिस आए तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो काफी सारी तोड़फोड़ हो चुकी। उन्हें लग रहा था कि शायद किसी ने उनके घर पर चोरी की होगी, मगर जैसे ये लोग डोर के पास पहुँचे वहाँ पर शाओयांग के फादर की लाश पड़ी थी, जो देखकर ही शाओहाई ने रोना शुरू कर दिया। अब इन्हें तो उनके मदर की फिक्र हो रही थी, और अब जैसे ही शाओयांग ने घर के अंदर चेक किया वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ बंदा था। उसने तो इन तीनों को अपनी एनर्जी से ही अंदर की तरफ पुल कर लिया। साथ ही शिमो देखता है कि उसके एडॉप्टिव मदर के गले पर तलवार लगाई गई है, तो शिमो उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरी फैमिली को हर्ट क्यों कर रहे हो। जिस पर वो असासिन कह रहा था कि सवाल तो बस मैं पूछूंगा, बताओ तुम में से शिमो किसका नाम है। अब शिमो को ये जवाब दे पाई इससे पहले उसकी मदर उन्हें वहाँ से भागने के लिए बता रही थी, और उतने में उस बंदे ने बड़ी ब्रूटली उसकी गर्दन काट कर उसे खत्म कर दिया। ये सब देखकर तो शाओहाई ने चीखते हुए रोना शुरू कर दिया। वहीं पर शाओयांग ये सब देखकर इतना ज्यादा भड़क गया कि उसने अपने वेपन से उस बंदे पर हमला कर दिया, मगर वो असासिन काफी ज्यादा पावरफुल था। उसने बड़े ही ब्रूटली शाओयांग के सीने में अपनी सोड को घोंपकर उसे दीवार पर टांग दिया, जिसके चलते शाओयांग की भी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर शिमो भी काफी ज्यादा पैनिक हो गया। उसने तुरंत ही शाओहाई को अपने पास ले लिया, मगर उस बंदे ने शिमो को बुरी तरह से घायल करते हुए शाओहाई को उससे छीन लिया। शिमो इतना घायल था कि वो शाओहाई की कोई मदद नहीं कर पाता। साथ ही शाओहाई भी काफी ज्यादा डरी हुई थी, और उतने में ही उस बंदे ने अपनी सोड को शाओहाई के सिर पर पॉइंट किया। मगर शिमो अब शाओहाई को खोना नहीं चाहता था, तो उसने उस बंदे के सामने रहम की भीख मांगी। वो कहता है कि तुम्हें शिमो की तलाश थी ना, तो वो मैं हूँ, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। मगर उस बंदे पर इसका कोई असर नहीं होता। उसने तो अपनी तलवार सीधे शाओहाई के सिर में आर पार घुसा दी, और वाकई ये सीन काफी ज्यादा ब्रूटल था। शिमो के आंखों के सामने उसकी फैमिली खत्म हो गई। बस एक ही पल में उससे उसका सब कुछ छीना गया। शाओहाई का खून उसके चेहरे पर बिखर गया था। अपने भाई की लाश, माँ का कटा हुआ गला देखकर शिमो के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो बस अब इस बंदे को खत्म करना चाहता था। इस पल में अगर वो मारा भी जाए तो उसे कोई गम नहीं होगा। तो शिमो गुस्से में आक्रोश करते हुए उस बंदे से कहने लगा कि तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, इसलिए आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मगर शिमो उस तक पहुँच पाई इससे पहले उस बंदे ने अपनी तलवार सीधे उसके आर पार कर दी। इतना ही नहीं, उसने जाने से पहले वहाँ पर आग लगा दी थी। यहाँ पर शिमो उससे कहने लगा कि तुम कातिल हो, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। मगर वो बंदा उसे अधमरी हालत में छोड़कर वहाँ से चला गया। साथ ही शिमो का वो मिस्टीरियस पर्ल भी उसकी पॉकेट से नीचे गिर गया, जिसके बाद वो पर्ल अपने आप ग्लो करते हुए सीधे शिमो की बॉडी में एंटर करता है। यहाँ पर उस पर्ल ने शिमो की इंजरीज को काफी हद तक हील कर दिया था, मगर शिमो अभी भी बेहोश पड़ा था। अब रात के समय लेडी जेन ने भेजे हुए जिन फैमिली के सर्वेंट्स वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने देखा कि ये घर तो जलकर राख हो गया।
अब पता नहीं वो अपनी लेडी को क्या जवाब देंगे। वेल, इनमें से मेन सर्वेंट का नाम एल्डर जिन था। वो मायूस होते हुए कहने लगे कि हमने तो यहाँ आने में काफी ज्यादा देर कर दी। और उतने में ही उन्हें शीमू का पर्ल ग्लो करते हुए नजर आया। तो ये लोग फटाफट से शीमू को उस जलते हुए घर से बाहर निकाल लेते हैं। उन्हें तो हैरानी हो रही थी कि इतना घायल होने के बावजूद भी ये बच्चा जिंदा बच गया। आफ्टर ऑल ये शी टियान का बेटा है, ये ऑर्डिनरी तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर शीमू को कुछ विजन्स नजर आने लगे। उसकी फैमिली उसे डिनर करने बुला रही थी, मगर जैसे ही शीमू घर में पहुंचा वहाँ पर कोई नहीं था। और फिर अचानक से उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन जख्मी हालत में उसके सामने आ गए। वो शीमू से डिमोनिक आवाज में कह रहे थे कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली मारी गई, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुमने हमसे हमारी जिंदगी छीन ली। वहीं पर शीमू चिल्लाते हुए बताने लगा कि नहीं, मैंने आपको नहीं मारा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। और तभी शीमू को होश आ जाता है। उसने देखा कि उसके बेड पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई है। पहले तो शीमू को ये लगा कि शायद ये शाओहाय होगी, मगर वो शाओहाय नहीं थी। तो शीमू उससे पूछने लगा कि बताओ तुम कौन हो और मैं फिलहाल कहाँ पर हूँ। तभी लेडी जेन वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि ये फेंगचिंग काउंटी की जिन प्रॉपर्टी है और ये घर तुम्हारे फादर शी टियान का था। मैं उनकी वाइफ हूँ, यानी कि तुम्हारी सौतेली माँ। मेरा नाम है जेन और ये है तुम्हारी सिस्टर यूहान। तुम्हारे फादर ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि आगे चलकर मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। मगर शीमू को तो उसके फादर से नफरत थी, क्योंकि वो बंदा उसे बचपन में ही छोड़कर चला गया। इसलिए वो कहता है कि उस बंदे का जिक्र भी मेरे सामने मत कीजिए, वो मेरा फादर नहीं था। लेकिन फिर अगले ही पल वो काफी ज्यादा फिक्रमंद होकर अपने फादर की मौत के बारे में पूछने लगा। तभी जेन कहती है कि तुम्हारे फादर जिन फैमिली की वजह से मारे गए, तुम उनके बेटे थे, इसलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जिस पर शिन्मो कहने लगा कि ना, मेरा उस बंदे से कोई लेना देना नहीं, प्लीज मुझे यहाँ से वापस भेज दीजिए। जो सुनकर जेन कह रही थी कि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी सिचुएशन में सरवाइव कर पाओगे। उतने में ही शीमू को अपने फैमिली की याद आने लगी। उसे पता था कि वो यहाँ से गया तो असासिन उसे मार देगा। यहाँ पर जेन कहती है कि तुम्हारे पास अब दो ऑप्शन हैं। पहला तो ये कि तुम अपने अतीत को भूलकर यहाँ के यंग मास्टर बन जाओ, तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी। और तुम्हारा दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें एक वॉरियर बनना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हारे फादर थे। और फिर यहाँ पर जेन उसे वॉरियर्स की लेवल यानी कि कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताने लगी। पहली लेवल थी मार्शल डिसाइपल, बॉडी टेम्परिंग करके इस लेवल पर पहुंचा जाता। इसके बाद आती है पोस्ट नेटल वॉरियर, तीसरी है इनेट वॉरियर, चौथी है अर्थ रैंकिंग वॉरियर, पांचवी थी हेवन रैंकिंग वॉरियर, देन छठी नंबर पर थी सेंट रैंक वॉरियर एंड सबसे टॉप पर थी डिवाइन रॉल्म। तो अब जेन शीमू से कहती है कि तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थे। इसकी मेन वजह ये है कि तुमने उनका पेट्रिफिकेशन डिजीज इनहेरिट किया। ये एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हें धीरे धीरे करके खोखला बना देगी। तुम भले ही स्ट्रॉन्ग दिखोगे, मगर जैसे ये बीमारी तुम पर असर दिखाने लगे फिर तुम सरवाइव नहीं कर सकते। सो तुम्हें अगर खुद को बचाना है तो मार्शल आर्ट ही तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है। कड़ी मेहनत करके तुम इस इलनेस को थोड़ा सा स्लो कर सकते हो। हमारे पैट्रियार्क ने वादा किया था कि वो तुम्हारे फादर को चीज स्पिरिट पिल देंगे और वो पिल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती। अगर तुम अपनी फैमिली का बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। और अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शीमू अपनी फैमिली की ग्रेव के पास पहुँच चुका था। वो उनके सामने अपना सिर झुकाते हुए कहने लगा कि मैं शीमू इस खून के कर्जे को जरूर से उतार दूंगा, आपका कातिल जिंदा नहीं बच पाएगा। और अब हमें कुछ सालों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर एक कल्टीवेटर जंगली सुअर का शिकार करने के लिए उसका पीछा करने लगा। वेल, ये है शीमू जो कि अपनी जवानी के दौर में पहुंच चुका है। साथ ही वो मार्शल डिसाइपल रॉल्म की बॉडी टेम्परिंग की 11वीं लेवल पर पहुंच चुका था। अब उस जानवर का शिकार करके जब शीमू वापस जा रहा था तभी उसका पर्ल चमकने लगा। दरअसल ये वही पर्ल है जो कि शीमू को सीपी में मौजूद रहस्यमयी लड़की ने दिया था। इस पर्ल की एक खास बात थी, ये तभी ग्लो करता है जब कोई खतरा हो। तो शीमू उस इलाके को चेक करने लगा। उसे वहाँ पर एक टेम्पल नजर आता है, जहाँ पर एक बुजुर्ग पर्सन और उनके साथ एक जवान लड़की थी। शीमू ने देखा कि उनके पास कोई वेपन्स नहीं है, ये लोग जरूर से कोई मुसाफिर होंगे। तो शीमू ने तुरंत ही टेम्पल का दरवाजा ओपन कर दिया और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर सेटअप किए हुए सारे वेपन्स ने शीमू पर अटैक करना शुरू कर दिए। शीमू तो ये देख कर ही सरप्राइज हो गया। साथ ही साथ वो बंदा भी अपने हिडन वेपन को शीमू पर शूट कर चुका। तो शीमू ने फटाफट से उसके सारे हमलों को डॉज करते हुए सीधे उस बंदे को खत्म करने के लिए जंप लगा दी। मगर उतने में ही वो यंग लड़की बीच में आ जाती है, जिसके चलते शीमू को अपने अटैक को रोकना पड़ गया। अब शीमू उस बंदे से पूछता है कि बताओ तुमने यहाँ पर जाल बिछाकर क्यों रखा था।
अगर मेरी जगह कोई और होता तो जरूर से इस ट्रैप की वजह से मारा जाता। जिस पर वो बंदा बताने लगा कि मैं और मेरी बेटी यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, मगर अचानक से तेज बारिश होना शुरू हो गई, जिसके चलते हमें इस टेम्पल में शेल्टर लेना पड़ा। हमें काफी देर से एक जंगली बीस्ट की आवाज आ रही थी, इसलिए ये जाल बिछा दिया, मगर आपने डोर को ओपन करते साथ ही वो सारे वेपन्स आप पर ही हिट हो गए, जबकि हमारा तो आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। यहाँ पर शिमू ने नोटिस किया कि इन दोनों के पास कोई इनर पावर नहीं, साथ ही ये दोनों भी एक दूसरे को बचा रहे थे, तो हो सकता है कि ये दोनों वाकई में फादर एंड डॉटर होंगे। इसलिए शिमू ने भी अपनी तलवार को म्यान में रख दिया और फिर शिमू ने अपने लिए डिनर का इंतजाम शुरू कर दिया। शिमू उनसे थोड़ा सा दूर बैठा था, तो इनके दरमियान के ऑकवर्डनेस को कम करने के लिए वो बंदा उसे अपना नाम बताने लगा। वो कहता है कि मैं हूँ जोंगमिंग और ये है मेरी बेटी जोंगशू। मेरे ख्याल से आप एक कल्टीवेटर हो, क्योंकि आपने बड़ी ही तेजी के साथ हमारे हमलों को डॉज किया था। जहाँ तक मैं जानता हूँ कुछ लोगों के पास स्पेशल ब्लड लाइन होने की वजह से वो काफी तेजी से इम्प्रूव कर पाते। क्या आपके पास भी कोई ब्लड लाइन है? जिस पर शिमू जवाब देते हुए कह रहा था कि मैं तो बस एक मामूली सा कल्टीवेटर हूँ। यहाँ पर शिमू ने डिनर के लिए इनवाइट करने लगा। पहले तो उन लोगों ने मना किया, मगर उन्हें इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि उनके पेट से भी आवाजें आने लगी, तो फाइनली उन्होंने भी शिमू को ज्वाइन किया। वेल यहाँ पर मिस्टर जोंगमिंग शिमू से फेंगचेंग सिटी के बारे में पूछ रहे थे, तो शिमू ने उन्हें बता दिया कि बस इस माउंटेन को उतरते ही आप फेंगचेंग काउंटी में पहुंच जाओगे। साथ ही शिमू उनसे उनकी विजिट की वजह पूछने लगा, जिस पर जोंग बताते हैं कि वो लोग वो फैमिली के हेड से मिलने जा रहे हैं। अब ये लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें किसी डिमोनिक बीस्ट की आवाजें आने लगी, जो कि उसी टेम्पल के सामने पहुंच चुका था। तो शिमू भी फटाफट से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने नोटिस किया कि ये कोई डिमोनिक बीस्ट ना होकर एक ह्यूमन था, जिसका फॉर्म पूरी तरह से डिमोनिक बन चुका है। तो अब यहाँ पर शिमू ने हवा में छलांग लगाते हुए विंड स्लैश का यूज कर उस पर अटैक कर दिया, मगर उसने देखा कि इस डीमन पर तो उसका कोई असर ही नहीं हुआ। इसलिए शिमू ने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। साथ ही वो इन दोनों को बता रहा था कि आप जल्दी से यहाँ से भाग जाएं। ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर उन्हें भागता हुआ देखकर वो डीमन भी उनका पीछा करने लगा। वो जोंगमिंग और जोंगशू को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो देख शिमू ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसे क्लाउड रेंडिंग गेल कहा जाता था। लेकिन इस बार भी अंजाम सेम था, ये मूव भी उस डीमन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। उल्टा उस डीमन ने ही शिमू पर एक जोरदार पंच हिट करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया और अब इन दोनों में एक जोरदार क्लैश हो जाता है। यहाँ पर वो डीमन शिमू पर पूरी तरह से भारी पड़ते हुए उसे चोक करने लगा। शिमू को इसमें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर वो चाहकर भी खुद को उस डीमन की गिरफ्त से आजाद नहीं कर पाता। और उतने में शिमू को बचाने के लिए जोंगमिंग ने अपनी निडल से सीधे उस डीमन के नेक पर अटैक कर दिया और फाइनली वो डीमन शिमू को छोड़कर सीधे घुटनों पर आ गया। लेकिन जोंग की हल्की सी निडल उस डीमन को मारने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए वो डीमन गुस्से में आकर शिमू को छोड़ सीधे जोंग को मारने ही आगे बढ़ रहा था कि तभी शिमू ने उस पर बड़ी तेजी के साथ स्लैशेस रिलीज करना शुरू कर दिए। हालांकि उस डीमन के नेक के अलावा उसकी बॉडी में कोई और वीक स्पॉट नहीं था। वहीं पर एल्डर जोंग ने उस पर कई सारे ब्लास्ट भी किए, मगर इन दोनों के सारे अटैक फेल हो चुके थे। और उतने में ही शिमू ने विंड स्ट्राइक की 5वीं मूव ब्लेड ऑफ विंड का यूज करते हुए उस पर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश रिलीज किया, जिसके चलते वो डीमन नीचे गिर गया। शिमू को लग रहा था कि शायद वो मर चुका है, इसलिए वो उन दोनों से कह रहा था कि अब हम यहाँ पर बिल्कुल भी रुक नहीं सकते। तो दोनों भी शिमू के साथ वहाँ से जाने लगे, मगर तभी उस क्रीचर ने एल्डर जोंग पर अचानक से स्नेक अटैक कर दिया। जोंगमिंग ने देखा कि उस मॉन्स्टर का हाथ सीधे उनके पेट के आर पार घुस चुका है, तो उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए उस मॉन्स्टर के हाथ को कसके पकड़ लिया। साथ ही साथ वो शिमू से कह रहे थे कि जल्दी से इसकी गर्दन उड़ा दो, इसके बजाय ये मारा नहीं जाएगा। तो शिमू ने विंड स्ट्राइक की 6ठी मूव वार्मर ब्रेक को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस मॉन्स्टर पर एक जबरदस्त स्लैश हिट कर दिया, जिसके चलते फाइनली उस मॉन्स्टर की गर्दन धड़ से अलग होकर वो मारा गया। यहाँ पर शिमू को उसकी बॉडी से एक टोकन मिला था, तो तुरंत ही समझ जाता है कि इसी टोकन का इस्तेमाल करते हुए इस ह्यूमन को एक क्रीचर में बदल दिया गया। वहीं पर जोंगशू अपने फादर की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा रोने लगी और अब यहाँ पर जोंगमिंग शिमू को बता रहे थे कि वो फैमिली ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी बेटी जोंगशू की शादी उनके बड़े बेटे हुआ से कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि मेरी मौत के बाद वो लोग अपना वादा ना निभाएं। जिसके बाद वो शिमू को अपनी जोंग फैमिली का मैकेनिस्ट मैनुअल देते हुए कहने लगे कि ये मेरी फैमिली का एक ग्रेटेस्ट ट्रेजर है, जिसे मैं तुम्हें जोंगशू का दहेज समझकर दे रहा हूँ। प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना। यहाँ पर एल्डर जोंग चाहते थे कि शिमू उनकी बेटी से शादी कर ले, क्योंकि वो जान गए थे कि शिमू ही उसे सेफ रख पाएगा, मगर शिमू ने इसके लिए मना कर दिया। वो
तो फिलहाल अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहता था। हालांकि एल्डर जोंग उसके सामने जोंगशु का हाथ थामने की रिक्वेस्ट करते हुए मारे गए। उनकी मौत के बाद तो जोंगशु पूरी तरह से अकेली पड़ गई। उसे नहीं पता था कि अब फ्यूचर में उसे और क्या क्या झेलना पड़ेगा। अब सुबह होते ही शिमू ने जोंग मिंग को दफना दिया। शिमू कहता है कि कल रात तुम्हारे फादर ने मेरी जान बचाई थी और फिर तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। दरअसल मैं जिन फैमिली की लेडी जेन का एडॉप्टेड बेटा हूँ। हमारा सिटी के बाहर एक मैनर है, सो अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम कभी भी मुझसे मिलने आ सकती हो। साथियों, जोंगशु को उसका मैनुअल भी वापस देने लगा, लेकिन जोंगशु ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि ये ट्रेजर मेरे फादर ने आपको तोहफे में दिया था, तो मैं इसे वापस नहीं ले सकती। फिलहाल मैं वो फैमिली जाना चाहती हूँ। अगर उन लोगों ने मुझे अपना लिया तो वही मेरा घर होगा। तो शिमू उसे लेकर फेंगचेंग सिटी की वो मैनर के सामने पहुँच गया। वेल, यहाँ पर वो फैमिली का हेड वुटोंग जोंगशु को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जोंगशु उसे अपने फादर के बारे में बता चुकी थी, जो सुनकर वुटोंग भी काफी ज्यादा मायूस हो गया। वहीं पर शिमू वुटोंग और जोंगशु को अलविदा कहते हुए वहाँ से रवाना हो चुका था। उसने जोंगशु को महफूजियत के साथ वो मैनर में पहुंचा दिया था। अब हमें फेंगचेंग सिटी की गोल्डन ड्रैगन गैंग दिखाई गई, जो कि बस थोड़े बहुत पैसों के लिए लोगों को बुली किया करते थे। इनफैक्ट इस गैंग का लीडर गाओ कोई इतना ज्यादा बेरहम था कि वो उसने मारे हुए लोगों का ही फ्लेश खाया करता। और उतने में वहाँ पर ब्लैक फॉक्स क्लैन के लोग पहुँच जाते हैं, जिनके लीडर का नाम था फेंगली। वो गाओ कोई से कहने लगा कि निवाला उतना ही लेना चाहिए जितना तुम चबा सको, वरना बेवजह तुम्हारा पेट एक्सप्लोड होगा। वेल, इन दोनों क्लैंस में बिल्कुल भी नहीं जमती थी, तो गाओकुई और फेंगली के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया। यहाँ पर फेंगली उसे बता रहा था कि ये इलाका मेरे अंडर आता है, तो तुम यहाँ के लोगों को बेवजह परेशान नहीं कर सकते। अब यहाँ पर फेंगली उस पर अटैक कर पाई इससे पहले ही जिन मार्शल हॉल के लोग पहुँच गए। उन्होंने फेंगली पर अटैक करते हुए उसे नीचे पटक दिया। तो अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए गाओकुई फेंगली पर अटैक करने वाला था, मगर तभी उसके अटैक को अचानक से ही डिस्ट्रॉय किया गया। दरअसल वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ वॉरियर पहुँच चुका था। इस बंदे को फियर्स फिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फेंगली का अच्छा दोस्त भी था। तो अब उसने वहाँ आकर अपने एक ही जोरदार पंच में जिन मार्शल हॉल के बंदों को निपटा दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का एक्सप्लोजन करते हुए गाओकुई के सभी चमचों को नीचे पटक दिया था। साथ ही साथ उसने गाओकुई पर भी जोरदार पंचेस हिट कर दिए, जिससे वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर सब कुछ शांत हो गया। अब सीन शिफ्ट होकर हमें ब्लैक फॉक्स क्लैन का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंगली फियर्स फीस्ट का शुक्रिया अदा करते हुए उसे कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स गिफ्ट के तौर पर दे देता है। साथ ही वो फियर्स फिस्ट से उसका क्लैन ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन उस बंदे ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं तुमसे ये पैसे भी नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए ढेर सारी पिल्स और हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी, तो तुमने दिए हुए पैसों से मेरी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर वो फेंगली से कहने लगा कि मैंने तुम्हें एक बंदे को ढूंढने का काम दिया था, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई अपडेट है? तो फेंगली उसे एक स्केच दिखाते हुए कहने लगा कि तुमने बताए हुए डिस्क्रिप्शन की मदद से मैंने ये स्केच बनवाई थी और इसे मेरे कुछ भरोसेमंद लोगों के हवाले कर दिया। जैसे मुझे इस बंदे की कोई खबर मिलेगी मैं जरूर से तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। तो फियर्स फिस्ट उसे एक वेपन बनाने के लिए फेवर मांगता है। उस वेपन को बनाने में ढेर सारा रिफाइंड आयरन लगने वाला था, तो फियर्स फिस्ट ने तुरंत ही 2 स्टोरेज पाउच उसे ऑफर कर दिए, जिसके बाद फियर्स फिस्ट वहाँ से रवाना हो गया और वो जिस लेन से गया था वही से हम शिमू को बाहर आता हुआ देख पाते हैं। यहाँ पर उसका पेट्रिफिकेशन इलनेस पूरी तरह से उस पर हावी हो गया था। अगर इस इलनेस को काबू करना है तो शिमू को जल्दी से ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। जिसके बाद हमें लियोफिंग मार्शल हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर विंड स्ट्राइक के 13 फॉर्म्स के बारे में हमें बताया जाता है। हम देख पाते हैं कि शिमू विंड स्ट्राइक के फॉर्म्स को काफी अच्छे से मास्टर कर चुका। इस टेक्निक में एक कल्टीवेटर विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ओपोनेंट को धूल चटा सकता। अगर इसमें कोई टॉप लेवल का बंदा अपनी ट्रूची पावर को मर्ज कर दे तो वो एक ही ब्रीदिंग में 5 स्लैशेस को रिलीज कर सकता था और फिर यही 5 स्लैशेस रिक्रिएट होते हुए 13 स्लैशेस में बदल जाएंगे। यहाँ पर शिमू के परफॉर्मेंस को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। उसमें से एक बंदा कह रहा था कि तुम्हारी मूव तो काफी ज्यादा शार्प थी, अगर तुम ऐसे ही कल्टीवेट करते गए तो एक दिन जरूर से वांग टियानहाओ भी तुम्हें मास्टर बोलेगा। जिस पर एक दूसरा बंदा कहने लगा कि ऐसा तो होने से रहा, वांग टियानहाओ वांग फैमिली का यंग मास्टर है और ये बात हम सब जानते हैं कि
वांग फैमिली के पास स्पेशल ब्लड लाइन है। साथ ही उनके एंसेस्ट्रल ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट की जितनी तारीफें की जाए वो कम होगी। उतने में ही शीमू पूछने लगा कि ये टियान हाउ वही बंदा है ना जिसे हमारे फिंगचिंग का टॉप टैलेंट माना जाता, क्या उसके पास भी स्पेशल ब्लड लाइन है? जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए कहने लगा कि ब्लड लाइन का फायदा तो उसी वक्त होगा जब तुम उसे अवेकन कर पाओ, और वांग टियान हाउ ने अभी तक अपनी ब्लड लाइन की पावर को अवेकन नहीं किया। मगर कुछ बंदों को पूरा यकीन था कि टियान हाउ बहुत ही जल्द अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करते हुए एक इनविंसिबल बन जाएगा। अब इन डिसाइपल्स की ऐसी ही बहसबाजी चली रही थी कि तभी वहाँ पर ली कांगहाई पहुँच गए। वे लियोफिंग मार्शल हॉल के मास्टर थे। साथ ही साथ इन्होंने कल्टीवेशन की पोस्टनेटल वॉरियर के अर्ली स्टेज को भी अचीव कर लिया। वो अपने डिसाइपल्स से कहने लगे कि अगर तुम्हें काइयुआन मार्शल अकेडमी में एंटर करना है तो तुम्हारे पास ब्लड लाइन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें तो बस हार्ड वर्क करना होगा। अगर तुम में से किसी ने भी 4 हॉल टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस हासिल किया तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। अपने मास्टर की सारी बात सुनकर वो लोग तुरंत ही प्रैक्टिस करने रवाना हो गए। यहाँ पर मास्टर कांगहाई शीमू से पूछते कि बताओ तुम बॉडी टेम्परिंग की कौन सी लेवल पर पहुँच चुके हो। तो शीमू ने उन्हें बता दिया कि वो अब 11वीं लेवल पर आ चुका है, जो सुनते साथ ही कांगहाई इम्प्रेस हो गए। वो कहते हैं कि तुमने तो बहुत ही कम वक्त में इस लेवल को अचीव किया। तुम सिर्फ हमारे लियोफिंग मार्शल हॉल की नहीं बल्कि इस फिंगचिंग काउंटी के रियल टैलेंट हो। अब तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल होने वाले 4 हॉल कॉन्टेस्ट में तुम एक शानदार जीत हासिल करोगे। जो सुनते साथ ही शीमू उनका शुक्रिया अदा करने लगा। लेकिन उतने में अचानक से उस पर पेट्रिफिकेशन इलनेस का एक और बैकलैश हो जाता है, जो देखकर तो मास्टर कांगहाई भी परेशान हो गए। ओके तो शीमू तुमने जल्दी से चीज सेंसिंग मास्टर कर लेनी चाहिए, इससे तुम्हारी पेन काफी हद तक ईज हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने स्पिरिचुअल हर्ब्स की एक लंबी लिस्ट शीमू के हवाले कर दी। वो कहते हैं शीमू मैं तुम्हें जल्द ही आयरन फॉर्जिंग बॉडी टेम्परिंग सिखाने वाला हूँ, तो तुम्हें इन हर्ब्स को खोलते हुए पानी में डालकर उसी में नहाना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही शीमू शॉक हो गया, क्योंकि आयरन फोर्जिंग बॉडी टेम्परिंग आर्ट लियोफिंग मार्शल हॉल की एक सीक्रेट आर्ट थी, जो कि बस हॉल मास्टर से अपने डायरेक्ट डिसाइपल को ही पास डाउन की जाती थी। और अगर ये स्पेशल आर्ट शीमू को मिली तो उसका काफी ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए वो फटाफट से मास्टर कांगहाई का शुक्रिया अदा करता है। जिस पर कांगहाई कहने लगे कि इतनी जल्दी थैंक्स मत बोलो, पहले तुम्हें इस लिस्ट पर दिए हुए सारे हर्ब्स को परचेस करना होगा जो कि काफी ज्यादा महंगे हैं। उसके बाद ही मैं तुम्हें वो सीक्रेट आर्ट सिखा पाऊंगा। यहाँ पर शीमू को तो उन हर्ब्स की प्राइस देखकर ही चक्कर आने लगे। उसके ऐसी हालत देखकर ही कांगहाई की हंसी छूट गई। वो कह रहे थे कि मेरे पर्सनल डिसाइपल के पास ताकत के साथ साथ ढेर सारा पैसा होना भी जरूरी है। बस एक बार तुम इस आर्ट को मास्टर करो, फिर हमारा लियोफिंग मार्शल हॉल भी तुम्हारा सपोर्ट करेगा। आप सीन शिफ्ट होकर हम शीमू को देख पाते, जो कि अपने घर के रूफ पर लेटकर उसी लिस्ट को चेक कर रहा था। वो कहता है कि हर्ब्स तो ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, ऊपर से मुझे लगातार 3 महीनों तक इन्हीं का यूज करके नहाना होगा। अब 3 महीने तो दूर ही रहे, मैं तो 1 महीने के अंदर ही कंगाल हो जाऊंगा। हे ऊपर वाले, पता नहीं मैं इतने सारे पैसे कैसे जमा करूँ। और उतने में उसकी एडॉप्टिव सिस्टर यूहान वहाँ पर पहुँच गई। बल ये बंदी फिलहाल बॉडी टेम्परिंग की 7वीं लेवल पर पहुँच चुकी थी। वो कहती भाई क्या आप दोबारा से पैसों के लिए परेशान हो। जिस पर शीमू कहने लगा कि वो सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम बार बार मुझसे मिलने क्यों आती हो। अगर मास्टर जिन को पता चला तो तुम्हें फिर से डांट लगाएगा। लेकिन यूहान को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कहती है कि आप कभी भी किसी से मदद नहीं मांगते, इसलिए मैं खुद ही चली आई। अब ये पैसे लेकर आप इन हर्ब्स को परचेस कर सकते हो। वैसे भी आयरन फोर्जिंग बॉडी टेम्परिंग आर्ट को मास्टर करने के लिए आपको ढेर सारे हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी, तो फिलहाल के लिए इसमें काम चला लीजिए। अगर ये भी कम पड़ गए तो मैं कुछ और जुगाड़ कर लूंगी। यहाँ पर शीमू पैसे तो लेना नहीं चाहता था, मगर उसे अपनी जरूरत की वजह से मजबूर होकर इसे एक्सेप्ट करना पड़ा। हालांकि वो यूहान से वादा करता है कि वो जल्दी उसका ये सारा लोन चुका देगा, जिसके बाद हमें इन दोनों के बचपन की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती है। जब भी यूहान को किसी ने परेशान किया, शीमू ने तुरंत ही जाकर उन बंदों की पिटाई लगा दी। इन दोनों का बॉन्ड बचपन से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते। अब यहाँ पर कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यूहान कह रही थी कि ठीक है भाई, आप इसे लोन समझकर रख सकते हो। 10 सालों में जब भी आपके पास पैसे आ जाए मुझे ब्याज मिलाकर वापस कर देना। जो सुनते साथ ही शीमू को हंसी आने लगी, क्योंकि यूहान ने उसे 10 सालों का वक्त दिया था, यानी कि वो बंदी उससे पैसे वापस ही लेना नहीं चाहती। अब यूहान यहाँ से जा ही रही थी कि शीमू को दोबारा से बैकलैश का दर्द होने लगा, जिसके चलते वो रूप से सीधे नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर तो यूहान भी काफी ज्यादा पैनिक हो गई। और अब हमें शीमू के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे एक स्टोन मंकी नजर आ रहा था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इतना ही नहीं, उस मंकी ने जैसे ही पावर्स को
एब्सॉर्ब किया, इधर शिमू को भी अपनी स्पिरिचुअल पावर में इम्प्रूवमेंट महसूस होने लगी। साथ ही उसके हार्ट मेरिडियन में जो ब्लॉकेज था उसकी तकलीफ भी थोड़ी सी कम हो रही थी। यहाँ पर शिमू ने देखा कि वो स्टोन एप मून की वर्शिप कर रहा और मून की एनर्जी से उसने अपनी ट्रू ची पावर को रिफाइन करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद शिमू को तुरंत ही होश आ गया। यहाँ पर यूहान उसके करीब जाकर उससे पूछ रही थी कि शिमू तुम ठीक तो हो ना। तभी लेडीज इन यूहान को डांटते हुए कहने लगी कि तुमने शिमू के इतने करीब नहीं जाना चाहिए। शिमू भी अपनी स्टेप मदर को वहाँ देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था। वो कहता है कि मेरा पेट्रिफिकेशन डिजीज बार बार मुझ पर हावी हो रहा। पहले जब भी ऐसा होता था तब मैं मेडिटेशन करके उसे शांत कर पाता, मगर इस बार का अटैक काफी ज्यादा भयानक था। साथ ही शिमू को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो व्हाइट स्टोन मंकी है कौन। वो चाहता था कि लेडी जेन को इसके बारे में बताया जाए, मगर फिर उसे ऐसा लगता है कि इससे मेरी मदर परेशान हो जाएगी। वहीं पर लेडी जेन कहने लगी कि शिमू मेरे ख्याल से तुमने जल्दी ची स्पिरिट पिल को हासिल करना चाहिए, इससे तुम्हारे बैकलैश स्लो हो जाएंगे और अगर ऐसा नहीं किया गया तो तुम धीरे धीरे कमजोर होकर काफी बुरा हो सकता। यहाँ पर लेडी जेन का सीधा मतलब था मौत से। वो कहती है कि तुम यंग भी हो और टैलेंटेड भी, तुमने जल्दी से अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करके अपनी ची पावर को रेगुलेट करना चाहिए, इससे तुम्हारी कमजोरी कम हो जाएगी। तो शिमू ने भी उनसे वादा किया कि वो जल्दी से उन्होंने दिए हुए टास्क को पूरा करेगा। तभी लेडी जेन उसे उसके फादर के बारे में बताने लगी। वो कहती है कि तुम्हारे फादर को भी लगातार ऐसे ही बैकलैशेस को झेलना पड़ रहा था और इसी वजह से वो एक मिशन पर चले गए जिससे उन्हें ची स्पिरिट पिल हासिल हो सकती थी। ये सब सुनकर शिमू काफी ज्यादा शॉक हो गया। लेडी जेन कहती है कि जब तुम्हारे फादर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे उसी वक्त उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं, तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूं। दरअसल मुझे भी नहीं पता था कि शी टियान पहले ही मैरिड थे। उन्होंने मरने तक इस सीक्रेट को छुपा के रखा। तुम्हारे फादर एक बहादुर वॉरियर थे। उन्होंने हमारी जिन फैमिली के लिए कई सारे खतरनाक मिशंस पूरे किए और वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि एक दिन उन्हें वो चीज स्पिरिट पिल हासिल हो जाए। तो अब उनके मरने के बाद उस पिल पर तुम्हारा ही अधिकार होगा, लेकिन जिन फैमिली का कोई भरोसा नहीं। जिस पर यूहान कहती मदर आपने बताया था कि अगर शिमू 4 हॉल कॉन्टेस्ट में पहली जगह हासिल कर ले तो पैट्रियार्क उसे चीज स्पिरिट पिल गिफ्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि पैट्रियार्क ने अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। जिस पर लेडी जेन कह रही थी कि हमारी जिन फैमिली अपने प्रोमिसेस को तोड़ने में माहिर है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि शिमू पैट्रियार्क के भरोसे बैठे। उसे खुद ही इस पिल को हासिल करना पड़ेगा। और हाँ शिमू, एक बात याद रखो, तुम इसमें फेल नहीं हो सकते। तो शिमू ने भी उनसे वादा किया कि वो अपनी मदर को निराश नहीं करेगा। अब सीन शिफ्ट होकर हम गोल्डन ड्रैगन गैंग के लीडर गाओ कोई को देख पाते, जो कि एक बंदे को बता रहा था कि फेंगचेंग में एक मिस्टीरियस बंदा पहुंच चुका है जिसे फियर्स फिस्ट के नाम से जाना जाता। उस अकेले बंदे ने फेंगचेंग की ऑलमोस्ट सभी गैंग्स की धुलाई कर दी। इतना ही नहीं, जिन मार्शल हॉल के लोग भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मेरे ख्याल से वांग टियान हाओ भी उसे हरा नहीं सकते। जो सुनते साथ ही वांग टियान हाओ ने अपना स्पीयर जोरों से पटक दिया, जिससे तो दोनों बंदे पैनिक हो गए। टियान हाओ कहने लगा कि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम दोनों मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं खुद जाकर उस फियर्स फिस्ट का मुकाबला करूँ। खैर मुझे कोई भी इतनी आसानी से प्रवोक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी उस फियर्स फिस्ट में काफी ज्यादा दिलचस्पी आ गई। और अब ये सीन यहीं पर कट हो के हमें फॉक्स गैंग का सेलिब्रेशन दिखाया गया और सभी लोग अपने लीडर फेंगली को अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन फेंगली कह रहा था कि इसका सारा क्रेडिट तुम लोगों को और मेरे भाई फियर्स फिस्ट को जाता है। साथ ही वो कहने लगा कि फियर्स फिस्ट का असली नाम जियांग है, जो कि और किसी को पता नहीं। मगर तभी दरवाजा ओपन करते हुए टियान हाओ वहाँ पर पहुँच चुका था। उसने इन लोगों की सारी बातें सुन ली थी। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे दोस्त जियांग से मिलने आया हूँ, जिसे फियर्स फिस्ट के नाम से भी जाना जाता। जो सुनते साथ ही एक बंदा टियान हाओ से कहने लगा कि ये हमारा फोर्ट है, यहाँ पर तुम बिना इजाजत के एंटर नहीं कर सकते। मगर टियान हाओ ने तो उसे अपने स्पेयर के एक ही फटके में नॉकआउट कर दिया। उसके बाद 2-4 लोग फिर से नॉकआउट हो गए। दरअसल टियान हाओ इस सिटी का टॉप टैलेंट माना जाता था, तो फेंगली का कोई भी बंदा उसके सामने टिक नहीं पाया। इनफैक्ट फेंगली ने भी उसका मुकाबला करने की कोशिश की, मगर टियान हाओ उसे अपनी स्पेयर से घायल कर देता है। वो उसके सिर पर अपना पाव रखते हुए कह रहा था कि तुम इनके लीडर हो लेकिन फिर भी किसी काम के नहीं। खैर मैं तो यहाँ पर जियांग से मिलने आया था, तो 1 घंटे के अंदर उसे यहाँ पर बुला लाओ, वरना तुम्हारा ये ब्लैक फॉक्स क्लैन फेंगचिंग से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। हालांकि फेंगली ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, वो अपने दोस्त को धोखा देना नहीं चाहता था। तभी गाओ नाम का बंदा अपने लीडर को बचाने के लिए जियांग को एक टैलिस्मान के जरिए फोर्ट में आने का पैगाम देता है और टैलिस्मान एक बैट में तब्दील होकर जियांग की तलाश करने रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ शिमू अपने सारे ट्रेजर्स और कॉइन की काउंटिंग कर रहा था, मगर ये सब मिलाकर भी उसके पास
पास इतने पैसे नहीं बन रहे थे जिसमें वो अपनी स्पिरिचुअल हर्ब्स को परचेस कर पाए। और उतने में वो जोंग फैमिली के मैनुअल को चेक करने लगा। उसे लग रहा था कि इसमें ऐसी कोई मेथड तो जरूर होगी जिसका यूज करके वो इन स्पिरिचुअल हर्ब्स को ढूंढ निकाले, फिर तो उसे अपने पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। और तभी उसे एक बहुत ही यूनिक टेक्निक नजर आती है। इसे मिस्टीरियस आर्ट ऑफ ड्यूअल कल्टीवेशन भी कहा जाता था। शिमू सोचता है कि आर्ट तो काफी ज्यादा अलग है, इसमें एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। जब इन दोनों की एनर्जी कनेक्ट हो जाए तब चीज सेंसेशन फास्ट हो जाएगा, लेकिन इस आर्ट को परफॉर्म करने के लिए उसे एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए शिमू उस मेथड को नजरअंदाज करते हुए दूसरी टेक्निक को चेक करने लगा। यहाँ पर उसे गोल्डन सिल्क माउस की एक ड्राइंग नजर आई। ये चूहा पहाड़ी इलाकों में पाया जाता था और तो और ये रेयर हर्ब्स को ढूंढने में माहिर है। साथ ही इस गोल्डन माउस को कैसे कैच करना है इसका तरीका भी उस मैनुअल में दिया गया था। और उतने में वो मैजिकल बैट वहाँ आकर शिमू को ब्लैक फॉक्स क्लैन में आने का पैगाम देती है। इधर टियान हाउ शराब पीते हुए टाइम पास कर रहा था। वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे 1 घंटे की मोहलत मांगी थी जो कि अब पूरी हो चुकी है, इसलिए चलो अब दोबारा से मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते साथ ही गांव ने सीधे जाकर टियान हाउ पर अटैक करने की कोशिश की, मगर टियान हाउ ने उसका हाथ मरोड़ते हुए उसे एक जोरदार लात मार दी। जो देख फेंगली ने भी टियान हाउ पर हमला कर दिया, मगर उसकी भी ये कोशिश नाकाम रही। फेंगली उससे कह रहा था कि तू हमारे दोस्त जियांग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अगर तुझे किसी को खत्म करना ही है तो मुझे कर दे। अभी सुनते साथ ही टियान हाउ तेवर दिखाते हुए कहने लगा कि तू तो काफी ज्यादा जिगर वाला है, चल मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी करता हूँ। इतना कहते साथ ही टियान हाउ उस पर अटैक करने के लिए अपनी स्पीयर को लेकर रवाना हो गया, मगर तब तक जियांग की वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी। उसने बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ एक ही पुश में उसे काफी पीछे ढकेल दिया। इधर फेंगली अपने दोस्त को वहाँ देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन जियांग उससे कह रहा था माफ करना मेरे दोस्त, मुझे यहाँ आने में थोड़ी सी देर हो गई। टियान हाउ कहने लगा जियांग मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। वहीं पर फेंगली जियांग को बताने लगा कि ये बंदा वांग फैमिली का यंग मास्टर है, साथ ही इसकी ब्लेजिंग फायर स्पीयर टेक्निक का कोई तोड़ नहीं, तो इससे थोड़ा सा केयरफुल रहो। जो सुनकर जियांग टियान हाउ से कहने लगा कि तुम तो एक रेपुटेशन वाले बंदे हो, तो फिर तुम इस छोटे से क्लैन को परेशान क्यों कर रहे? एक महान योद्धा को ऐसी काम शोभा नहीं देती। जिस पर टियान हाउ कह रहा था कि तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे को चैलेंज करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते। खैर अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मुझे इन कमजोरों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। और इतना कहते साथ ही टियान हाउ ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उसका स्पीड तो काफी गजब का था, मगर जियांग भी कुछ कम नहीं, उसने उतनी ही तेज रफ्तार के साथ उसके हर एक मूव को डॉज करना शुरू कर दिया। वैसे तो उसके पास कोई वेपन नहीं, मगर बिना वेपन के भी वो टियान हाउ की तेज तर्रार मूव को फेस करता है। तो अब टियान हाउ ने अपनी ब्लेजिंग फायर स्पिरिट टेक्निक की फर्स्ट मूव प्रायरी फायर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लगा। तो उसकी इस मूव को करारा जवाब देने के लिए जियांग ने स्टोन शैटरिंग फिस्ट की हेवन शेकिंग स्ट्राइक का यूज किया। इन दोनों की मूव में एक जोरदार क्लैश हो चुका था, जिससे दोनों भी पीछे की तरफ ढकेले गए। जियांग कह रहा था कि तुम्हें फेंगचेंग के नंबर 1 मार्शल डिसाइपल का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला, तुमने वाकई अपनी काबिलियत साबित कर दी। तो टियान हाउ भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि तुम भी काफी ज्यादा दिलचस्प हो। और अब दोबारा से वो जियांग पर अटैक करने लगा, मगर जियांग ने तो सीधे अपने सीने को चौड़ा करके उसकी स्पीयर अटैक को हिट करवा दिया, जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। टियान हाउ भी ये देखकर सरप्राइज था कि उसका इतना जबरदस्त अटैक भी इस बंदे का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अब वो दोबारा से उस पर अटैक करते हुए कह रहा था कि मेरा ब्लेजिंग फायर स्पीयर पत्थरों को भी काट सकता, इससे आयरन बॉडी भी ब्रेक हो सकती, मगर तुझ पर तो इसका कोई असर नहीं हुआ। यहाँ पर टियान हाउ ने जियांग के सीने पर कई सारी स्ट्राइक्स हिट कर दी थी, मगर उन सब का अंजाम बस एक ही था। और उतने में जियांग उसके स्पीयर को होल्ड करते हुए कहने लगा कि ये मेरी स्टोन शैटरिंग फिस्ट का कमाल है, जिसे तुम एक प्योर मार्शल टेक्निक भी मान सकते हो। यहाँ पर टियान हाउ की मूव्स को काउंटर करते हुए कह रहा था कि अगर कोई और स्पेशल मूव है तो उसका भी इस्तेमाल करो। और इतना कहते साथ ही उसने टियान हाउ पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। तो टियान हाउ ने भी सीधे अपनी स्पीयर के साथ जियांग पर छलांग लगा दी, मगर जियांग ने उसके स्पीयर को अपने हाथों से होल्ड करते हुए उसका वेपन ही छटक दिया। और अब टियान हाउ के पास कोई वेपन नहीं था जिसका यूज करके वो जियांग की स्टोन फिस्ट को काउंटर कर पाए। और जैसे तैसे जियांग के अटैक को डॉज करते हुए अपने स्पीयर के पास पहुंच जाता है। जियांग उससे कहने लगा कि अब ये मत बोलो कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो, जिस पर टियान हाउ जवाब देते हुए कह रहा था कि तुम वाकई काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। अगर मैं अपने ब्लेजिंग फायर स्पीयर की हर एक मूव का भी यूज करूँ तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा। मैं 2 या 3 महीने और ट्रेनिंग कर लूँ तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दूं, और उस दिन हम जरूर से फाइट करेंगे। और इतना कहते साथ ही उसने स्पिरिचुअल स्टोन्स का पाउच सीधे फेंगली की तरफ थ्रो किया। वो कह रहा था कि तुम्हारे भाई मेरी वजह से घायल हो गए, तो इन पैसों से उनके लिए मेडिसिन
मेडिसिन खरीद लेना। जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो गया। इधर फेंगली के लोग उसकी इस हरकत से काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं पर जियांग सोच रहा था कि मैंने सिर्फ ब्रूट फोर्स का यूज करके इस बंदे का मुकाबला नहीं करना चाहिए था। अगर इसने ट्रू जी सेंसेशन को प्रैक्टिस किया होता तो शायद इसकी स्पीयर से मैं मारा जाता। मेरे ख्याल से मैंने इसी बहादुरी का शो ऑफ दोबारा नहीं करना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वो मेंशन दिखाया गया जहाँ पर जोंगशु वुटोंग से मिलने आई थी। वो वुटोंग से कहने लगी कि मेरे पास कोई दहेज नहीं, तो मैं आपके बेटे के साथ शादी करने के लायक नहीं हूँ। अगर आप इस एंगेजमेंट को कैंसिल करना चाहते हो तो प्लीज बेझिझक होकर बता दीजिए, मैं आपके रिफ्यूजल को समझ जाऊंगी। जिस पर वुटोंग कहने लगा, जोंग तुम एक नेक दिल और पाक दामन वाली लड़की हो, तुम्हारी जैसी बहू मिलना तो हमारी वो फैमिली का सौभाग्य होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे फादर से प्रॉमिस किया था तो मैं जरूर से उसे पूरा करूंगा। जो सुनते साथ ही जोंगशु उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से रवाना हो गई। उसके जाते साथ ही वो फैमिली का बड़ा बेटा हुआ वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था, फादर मैं इतना बड़ा भी लूजर नहीं हूँ कि इस कंगाल लड़की के साथ शादी करूँ। जिस पर वुटोंग कहने लगा कि इसका बाप एक नंबर का बेवकूफ था, उसने जोंग फैमिली का सीक्रेट मैनुअल ऐसे ही किसी को गिफ्ट दे दिया और फिर इस बेकार सी लड़की को यहाँ भेज दिया जिसके पास कोई ब्लड लाइन नहीं। खैर मैं भी अपने वादे को जरूर निभाऊंगा, शादी होगी लेकिन बस दूल्हे को बदला जाएगा। वेल इन लोगों की इवल प्लानिंग के बारे में जोंगशु को कोई आइडिया नहीं था, उसने तो इन पर पूरा भरोसा किया। अब सीन शिफ्ट होकर हम जियांग को देख पाते जो कि अपने घर की तरफ वापस लौट रहा था। यहाँ पर वो बस टियान हाओ के बारे में ही सोच रहा है। उसे पता था कि टियान हाओ आज न कल उसे चैलेंज करेगा, इसीलिए जियांग ने फैसला लिया कि वो अब ड्यूअल कल्टीवेशन पर ध्यान देगा। उसे बस किसी फीमेल पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा। और उतने में जिन फैमिली का 5वां बेटा जिनू वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि 15 दिनों में ही तुमने फेंगचिंग की जितनी भी गैंग्स थी उन सब पर अपना डोमिनेंस साबित किया, मानना पड़ेगा तुम्हारा काम तो काफी अच्छा चल रहा। जिस पर जियांग कह रहा था, माफ करना मैं आपको नहीं जानता और अनजान लोगों से बात करना मुझे पसंद नहीं। जिस पर वो मास्टर कहता है, शिमू तुम पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं दे पाओगे। ये सुनकर ही जियांग थोड़ा सा हैरान हो गया, जिसके बाद वो अपना मुखौटा हटा देता है। जिनू उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारी प्रोग्रेस देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। जिस पर शिमू कहता है कि ये मैं जानबूझकर नहीं कर रहा, मुझे कल्टीवेशन के लिए पैसों की जरूरत थी और इसी वजह से मजबूर होकर मुझे दूसरी पहचान अपनानी पड़ी। तभी जिनू कहता है, बात सिर्फ इतनी ही नहीं, तुम शीकुआन विलेज के उस किलर को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो जिसने तुम्हारी मासूम फैमिली की जान ली थी। देखो हमारी जिन फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, तो अगर तुम जिन फैमिली के इन्फ्लुएंस का यूज करो तो ये काम आसान हो जाएगा। बस बदले में तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी जैसे तुम्हारे फादर किया करते थे। तुम्हें 3 बॉर्डर स्टेट्स के सारे अफेयर को हैंडल करना होगा। उसकी बातें सुनकर शिमू को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इन लोगों ने शिमू के फादर को भी ऐसे ही मैनिपुलेट किया था और आखिर में वो जिन फैमिली के मिशन को पूरा करते हुए मारे गए। इसलिए शिमू कहता है कि मैं अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने वालों में से नहीं हूँ। और रही बात रिवेंज की, तो मैं उसमें किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। जो सुनकर वो मास्टर वहाँ से चला गया। वेल इन दोनों की बातें कुछ लोगों ने सुन ली थी, साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि शिमू ही जियांग है। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर जिनू अपने बेटे जुआन की कल्टीवेशन को देखकर जरा भी खुश नहीं था। उस बंदे को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर जिनू ने उसे हुक्म दिया कि जब तक तुम ब्रेक थ्रू नहीं करते कल्टीवेशन से बाहर नहीं आओगे। मगर उसकी इन धमकियों का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो बंदा कमजोर होकर नीचे गिर गया। अपने बेटे की प्रोग्रेस देखकर जिनू जरा भी खुश नहीं था। वो कहता है कि इन 8 सालों में वो मामूली सा शिमू बॉडी रिफाइनिंग का मास्टर बन गया। इनफैक्ट हमारे एंसेस्टर भी उसे एक्नॉलेज कर रहे, और तुम तो इतने सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद भी जरा भी प्रोग्रेस नहीं कर पाए। मुझे तो लगा था कि एक दिन तुम जरूर से काइयुआन मार्शल अकेडमी को ज्वाइन करोगे, लेकिन वो तो अब दूर की बात है। पहले तुम्हें इस फेंगचेंग में ही खुद को एस्टेब्लिश करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जिन फैमिली तुम्हारी जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। और उतने में वहाँ पर एक सर्वेंट पहुँच गया। वो कह रहा था कि वो फैमिली के यंग मास्टर हुआ आपसे मिलना चाहते हैं। तो जुआन अपने बाप से 2-4 और गालियाँ खाने के बाद सीधे हुआ से मिलने पहुँच गया। हुआ तो उसकी शक्ल देखकर ही कहने लगा कि शायद आज फिर से तुम्हारे बाप ने तुम्हें डांट दिया। जिस पर जुआन कहने लगा कि इस सब मुसीबत की जड़ वो शिमू है। मेरे फादर हमेशा मुझे उसके साथ कंपेयर करते, जब तक मैं उस शिमू को सरपास नहीं करूँगा मेरे बाप का मुँह बंद नहीं होने वाला। जिस
पर हुआ कह रहा था कि उसे सरपास करने की भी कोई जरूरत नहीं, हम सीधे उसे रास्ते से हटा सकते हैं। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि शीमू अपनी नए वेपन के साथ प्रैक्टिस कर रहा। उसके मास्टर ने उसे बताया था कि फिजिकल बॉडी को टेम्पर करने से वो अपनी ची सेंसेशन को इंक्रीज कर सकता है, तो शीमू भी यही करने लगा। उसे कुछ भी करके 4 हॉल कॉन्टेस्ट से पहले ही खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा। और उतने में फेंगली और गाओ वहाँ पर पहुँच गए। दरअसल शीमू की सनमून सोर्ड को फेंगली ने ही फोर्ज कराया था और ये तलवार शीमू को काफी ज्यादा पसंद आई, तो वो खुश होकर फेंगली को कुछ इनाम देने लगा। यहाँ पर फेंगली उससे बिल्कुल पैसे लेना नहीं चाहता था, मगर शीमू ने जबरदस्ती वो पाउच उसके हाथ में थमा दिया और फिर वो इन दोनों से ड्यूअल कल्टीवेशन मेथड के बारे में पूछने लगा। जो सुनते साथ ही वो दोनों भी थोड़े से हेजिटेट होते हुए कहने लगे कि हाँ, हमें इसके बारे में जानकारी है। तो शीमू बताता है कि हाल ही में मैंने एक बुक में इसके बारे में पढ़ा था। इस आर्ट को मास्टर करने से मेरी चीज सर्कुलेशन काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे कंपेनियन की जरूरत पड़ेगी। खैर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उस लड़की के साथ ची पावर को सर्कुलेट कैसे करूँगा। जो सुनते साथ ही इन दोनों को काफी ज्यादा हंसी आने लगी। दरअसल शीमू को नहीं पता था कि उसे अपनी पार्टनर के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो फेंगली कहने लगा, मेरे भाई, जब तुम्हें अपनी पसंदीदा औरत मिल जाए तब तुम खुद ही समझ जाओगे कि तुम्हें अपनी ची पावर को सर्कुलेट कैसे करना है। ये इतनी ज्यादा नेचुरल प्रोसेस है कि तुम अपने आप सीख जाओगे। भले बंदे उसे खुल के बता नहीं पा रहे थे कि शीमू को एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है। तो अब शीमू उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से रवाना हो गया। अब रात के समय शीमू ने गोल्डन सिल्क माउस को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया था। साथ ही वहाँ पर उसने किसेंस को भी बर्न किया, जिसकी खुशबू सूंघते हुए गोल्डन सिल्क माउस वहाँ पर पहुँच जाता है। और ये माउस काफी ज्यादा क्यूट था। उसने देखा कि वहाँ पर उसकी पसंदीदा खाने की चीज मौजूद है, मगर जैसे वो उस जगह पर पहुँचा, शीमू का पिंजरा उसे तुरंत ही ट्रैप करने लगा। हालांकि वो चूहा काफी ज्यादा तेज था। उसने शीमू के हर एक शिकंजे को बड़ी आसानी के साथ क्रॉस कर दिया, जो देखते साथ ही शीमू भी उसके पीछे भागने लगा और फाइनली वो चूहा एक ग्लू पर जाकर चिपक जाता है। अब शीमू उस चूहे को कैप्चर कर पाई, इससे पहले उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज हुआ, मगर शीमू समय रहते पीछे हट चुका था। दरअसल ये वही असासिन था जिसने शीमू की फैमिली को मार दिया था। वल यहाँ पर उस बंदे ने सिल्क माउस को भी उठा लिया। वहीं पर उस कातिल को अपने सामने देखते साथ ही शीमू के बचपन की सारी यादें ताजा हो गयी। वो कह रहा था कि फाइनली तो मुझे मिल ही गया, अब तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते साथ ही शीमू ने अपनी सनमून सोर्ड से उस पर एक स्लैश रिलीज कर दिया, मगर वो बंदा उसे बड़ी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर शीमू ने उस पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए, मगर वो बंदा तो शीमू की मूव्स को देखे बिना ही उसके सारे हमलों को काउंटर कर रहा था, जिसके बाद वो शीमू को पीछे पुश करके वहाँ से जाने ही वाला था। लेकिन तभी शीमू ने विंड स्ट्राइक के छठे फॉर्म आर्मर ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर दिया। हालांकि इसका भी उस बंदे पर कोई खास असर नहीं हुआ। साथ ही साथ उस बंदे ने शीमू से तंग आकर वहाँ पर अपनी आइस पावर को रिलीज कर दिया, जिससे शीमू भी फ्रॉस्ट में जकड़ चुका था। अब वो चाहकर भी इस असासिन के हमले को रोक नहीं पाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो बंदा शीमू पर हमला कर पाए, उस पर एक जोरदार स्लैश रिलीज होकर उसे काफी पीछे ढकेला गया। दरअसल वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की की एंट्री हो चुकी थी। वो कहती, कोल्ड एबिस, तुम इतने ताकतवर होकर भी एक बच्चे पर हमला कर रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो कई दिनों से तुम्हारी तलाश कर रही थी और आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन यून की मौत से मेरा कोई कनेक्शन नहीं। वेल, इस बंदी का नाम था साओ शुई और इसकी कोल्ड एबिस के साथ पुरानी दुश्मनी है। तो उसने कोल्ड एबिस को घायल करने के लिए वहाँ पर आइस का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर लिया। वहीं पर कोल्ड एबिस ने भी अपनी मूव का इस्तेमाल करते हुए उस बंदी पर आइस लाइंसेस से हमले करना शुरू कर दिए। यहाँ पर वो बंदी उसके हर एक अटैक को काउंटर करते हुए सीधे उसके साथ भिड़ चुकी थी। इन दोनों के क्लैशेस को देखकर तो शीमू हैरानी हो गया। अब फाइट के दौरान उस बंदी ने कोल्ड एबिस पर एक जोरदार पाम हिट कर दिया, जिससे वो बंदा काफी पीछे पुश हो चुका था। मगर कोल्ड एबिस को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं। उसने अपनी एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के जंगल को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर उन कटे हुए बैम्बूज को स्वॉर्ड जैसा यूज करता है। मगर साओ शुई उसके हर एक हमले को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर लेती है, जिसमें से आइस फ्लावर ब्लेड रिलीज होते हुए अब इस पर हमले करने लगी। वेल, इन हमलों को रोकना काफी ज्यादा जरूरी था, तो उस बंदे ने वहाँ पर आइस की एक बहुत बड़ी चट्टान फॉर्म कर ली। हालांकि साओ शुई की जबरदस्त ऑरा ने उस बंदे के चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी दरमियान कोल्ड एबिस ने नोटिस किया कि साओ शुई के पास तो टियानियन सेक्ट का सीक्रेट ट्रेजर है, जिसे मिस्टिक आइस रूलर भी कहा जाता था। साओ शुई के साथ फाइट करते हुए वो माउस भी उसके पॉकेट से बाहर आ गया था, मगर कोल्ड एबिस उस पर ध्यान नहीं देता। उसे तो बस यहाँ से बच के भागना था, इसलिए उसने शीमू को सीधे साओ शुई की तरफ थ्रो करते हुए तुरंत ही वहाँ से भाग निकला।
चला तो कोल्ड एबिस को छोड़कर साओशी शिमू को ही संभालने लगी, जिसके बाद उस सिल्क माउस को भी उठा लेती है। वो माउस उसे देखकर ही खुश हो गया और उतने में उसने नोटिस किया कि शिमू तो बस उसे घूरे जा रहा है और ये बात उस लड़की को जरा भी पसंद नहीं आई। तो शिमू कह रहा था मिस आपकी स्किल्स गजब की है, इसी वजह से मैं आपसे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। साओशी उससे कहने लगी कि ये गोल्डन माउस तुमने ही कैच किया था, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसकी पेमेंट दे सकती हूँ। मगर शिमू ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वो कहता है कि आपके जैसा एक कोल्ड एबिस मेरा भी दुश्मन है और इसी वजह से मैं बचपन से ही कड़ी मेहनत करता आया हूँ ताकि एक दिन इससे बदला ले सकूं। लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ जो इस बंदे को मार पाऊँ, लेकिन आप एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर हो तो मैं आपका डाव कंपेनियन बनना चाहूंगा। जो सुनते साथ ही साओशी उस पर भड़क गई। वो कह रही थी कि अभी अभी हमारी मुलाकात हुई और तुमने मुझे आते ही प्रपोज कर दिया। ये सुनकर तो बेचारा शिमू भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे पता ही नहीं था कि ड्यूअल कल्टीवेशन करने के लिए उसे इस बंदी के साथ शादी करनी होगी। और उतने में ही उस बंदी ने उसे कियानकुन पाउच गिफ्ट किया। वो कह रही थी कि ये माउस मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, लेकिन इस स्टोरेज बैग में तुम्हें ढेर सारी काम की चीजें मिल सकती हैं। तो शिमू से वादा करता है कि मैं जल्द एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनूंगा और फिर आपसे मुलाकात होगी। साओशी को लग रहा था कि ये बंदा बिल्कुल भी सीरियस नहीं, इसलिए वो कहती ठीक है मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब अगले ही दिन शिमू ने उस कियानकुन पाउच को चेक किया जिसमें ढेर सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स थे। शिमू कहता है कि इन हर्ब्स की मदद से तो मैं बड़ी तेजी के साथ 12वीं लेवल पर पहुंच जाऊंगा। और उतने में यूहान उससे मिलने पहुंच गई। वो कह रही थी बड़े भाई बस कुछ ही दिनों में हमें वो फैमिली की वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करना है। तो शिमू ने उसे जोंगशु के बारे में बता दिया। वो कहता है कि मैंने उस बंदी को वो फैमिली में एस्कॉर्ट किया था, वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए एक बेहतरीन सा तोहफा लेके आओ। तो शिमू से तोहफे के पैसे लेकर यूहान सीधे मार्केट में पहुँच गई। यहाँ पर उसकी वो फैमिली के सर्वेंट के साथ मुलाकात हुई। वह ये बंदी यूहान की काफी अच्छी दोस्त थी, तो उसने वो फैमिली की सारी प्लानिंग की पोल यूहान के सामने खोल के रख दी। वो कह रही थी कि जोंगशु के पास दहेज ना होने की वजह से उसकी शादी हुआ के छोटे भाई जुन से करवाने जा रहे और वो बंदा दिमागी तौर से बिल्कुल भी स्टेबल नहीं। यूहान को लग रहा था कि वो फैमिली की इस चालबाजी की वजह से जोंगशु का फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो तुरंत ही अपने भाई शिमू की तरफ रवाना हो गई। अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है। आज यहाँ पर जोंगशु का वेडिंग डे था जिसमें टियान हाओ भी शामिल हो गया। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि किस बेवकूफ लड़की ने इस पागल बंदे के साथ शादी करने के लिए हाँ बोला होगा। अब टियान हाओ अपनी जगह पर जाकर बैठ गया था और तभी उसकी नजर पड़ी शिमू पर। वो शिमू को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन उसका फिजिकल अपीयरेंस देखकर ही उसे फियर्स फीस्ट की याद आई, इसलिए वो फटाफट से शिमू के पीछे रवाना हो गया। यहाँ पर यूहान को पता था कि ये बंदा शिमू को फॉलो करने जा रहा, इसलिए उसने जानबूझकर उसके सामने गिरने का नाटक किया, मगर वो ज्यादा देर तक टियान हाओ का ध्यान भटका नहीं पाती। दरअसल 3 दिनों पहले ही शिमू और यूहान ने मिलकर वो फैमिली का एक मैप बना दिया। साथ ही यूहान ने जोंगशु के चेम्बर का भी पता लगा लिया था जो कि मेन वो मेंशन के बैकयार्ड में थी। तो अब शिमू ने तुरंत ही अपने कपड़े बदल कर वो जोंगशु की रूम की तरफ रवाना हो गया, मगर उसे कोई खबर नहीं थी कि टियान हाओ उसे फॉलो कर रहा है। वो बस थोड़ी देर में मिस जोंग के रूम में पहुंच गया था। वहाँ जाते साथ ही उसने पहला वो फैमिली के सर्वेंट को फ्रीज कर दिया। जोंगशु भी उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई और फिर शिमू ने उसे वो फैमिली की सारी सच्चाई बता दी। साथ ही उसने उस सर्वेंट को इतना ज्यादा डरा दिया था कि वो बंदी भी सच बताने पर मजबूर हो गई। वो जोंगशु से कहने लगी कि आपकी शादी हमारे सेकंड यंग मास्टर के साथ होने वाली है जिनकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं। जोंगशु को तो ये सब सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो फैमिली ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया, इसलिए वो शिमू से कहने लगी कि अब मुझे यहाँ से भागना होगा। तो शिमू से बताने लगा कि इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, मैं जानता था कि वो फैमिली आपको धोखा देगी। और अब वो दोनों सीधे उस चेम्बर से बाहर आ गए, मगर उतने में शिमू पर ब्लेजिंग फायर से अटैक हो गया जिसे शिमू ने अपने डबल स्लैशेस के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। टियान हाओ कहता है जियांग मुझे तो लगा था कि तुम एक बहादुर योद्धा हो, मगर आफ्टर ऑल तुम भी एक किडनैपर निकले, सच बताओ तो तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। और इतना कहते साथ ही टियान हाओ ने उस पर हमले करना शुरू कर दिए। यहाँ पर वो अपने स्पीयर से वार करके शिमू को काफी पीछे पुश कर चुका था। वहीं पर शिमू इस बंदे के साथ फाइट करना नहीं चाहता, वो तो बस वो फैमिली की यहाँ आने से पहले
जोंगशू को ले जाना चाहता था, मगर टियान हाओ तो उसकी एक भी सुनने के मूड में नहीं है। तो मजबूर होकर शिमू ने भी उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। उन दोनों में एक जोरदार क्लैश हुआ था जिसकी आवाज हॉल तक भी पहुंच गई। उस आवाज को सुनकर ही मेहमान थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। तो वुटोंग ने हुआ को बैकयार्ड चेक करने के लिए भेज दिया। वहीं पर यूहान भी समझ गई थी कि जरूर से उसका भाई किसी के साथ फाइट कर रहा है, इसलिए वो तुरंत ही हुआ को रोकते हुए कहने लगी कि तुम दुल्हन को लाने जा रहे हो ना, तो प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। मगर हुआ ने ऐसा करने से मना कर दिया। साथ ही उसने जैसे यूहान का हाथ छटका वो जानबूझकर नीचे गिर जाती है। दरअसल वो यहाँ पर बस हुआ का टाइम बर्बाद कर रही थी ताकि उसके भाई को वहाँ से भागने का मौका मिल जाए। वहीं पर वुटोंग भी समझ गया था कि जरूर से दाल में कुछ काला है, इसलिए वो यूहान को संभालते हुए हुआ को सीधे बैकयार्ड में भेज देता है। इधर टियान हुआ जोंगशू और शिमू को बिल्कुल भी वहाँ से भागने नहीं दे रहा था। वो शिमू पर अपना स्पीयर पॉइंट करते हुए कह रहा था कि ये लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तो शिमू ने भी अपनी तलवारें बाहर निकाल ली। वो कहने लगा कि चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक मुझे यहाँ पर रोक पाओगे। तब तक हुआ भी अपने चमचों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। इतना ही नहीं, टियान हाओ ने भी अपनी ब्लेजिंग फायर के ढेर सारे स्पीयर्स फॉर्म करते हुए शिमू पर अटैक कर दिया। मगर शिमू ने अपनी एनर्जी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट करते हुए टियान हाओ के हमले को डिस्ट्रॉय कर उसे काफी पीछे ढकेल दिया। और फिर मौका मिलते ही वो जोंगशू को लेकर तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। तब तक यूहान भी वहाँ पर पहुँच गई थी। उसने टियान हाओ को रोकने के लिए जानबूझकर अपनी शुरिकन ब्लेड से शिमू पर हमला कर दिया और इसी चक्कर में वो एक बार फिर से उसकी बाहों में आ गई। यहाँ पर टियान हाओ तो इस बंदी पर पूरी तरह से लट्टू हो गया था। तभी यूहान उससे कहती कि मुझे घूरना बंद करके पहला उस चोर को पकड़ो, वो हमारी दुल्हन को ले जा चुका है। अगर मुझसे पूछो तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और फिर यूहान वहाँ से रवाना हो गई। यूहान के इंटरफेयर करने की वजह से शिमू सेफली जोंगशू को लेकर जिन मैनर में पहुँच चुका था। तब तक यूहान भी घर वापिस आ चुकी थी। तो अब शिमू ने इन दोनों लड़कियों को आपस में इंट्रोड्यूस कराया। जोंगशू भी इन्हें थैंक्स बोल रही थी। अगर ये लोग उसकी मदद ना करते तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। यहाँ पर शिमू से बताता है कि मैंने तुम्हारे फादर से वादा किया था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, इसलिए तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब कुछ दिनों तक तुम हमारे रेसिडेंस में रुक जाओ। जब यहाँ का मसला हल हो जाए फिर हम आगे की प्लानिंग बना सकते हैं। और उतने में टियान हाओ वहाँ पर आ गया। वो कहता है अच्छा तो फियर फिस्ट कोई और नहीं बल्कि जिन फैमिली की 7th लेडी का स्टेपसन है। और फिर क्या एक बार फिर से इन दोनों में फाइट शुरू हो गई। इनके तो मुसलसल हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जो देखिए दोनों लड़कियां पैनिक हो गई। इधर ये दोनों फाइनल मूव के लिए तैयार हो गए। इस अटैक के बाद इस मुकाबले का फैसला हो जाएगा। मगर इन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ क्लैश हो पाई इससे पहले जोंगशू बीच में आ जाती है। उसे देखती साथ ही इन दोनों को अपने हमलों को रोकना पड़ गया। अब जोंगशू टियान हाओ से कह रही थी कि शायद आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। तो टियान हाओ कहता है मिस मैं अकल से पैदल नहीं हूँ, मुझे समझ आ चुका था कि आपका इस बंदे के साथ अफेयर है। अगर ऐसी बात थी तो आपने वो फैमिली के साथ रिश्ता तोड़ देना चाहिए था। जिस पर जोंगशू जवाब देती है कि हम दोनों में दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं। यंग मास्टर शिमू को जब पता चला कि वो फैमिली मेरे साथ धोखा कर रही तब उन्होंने आकर मेरी मदद की। दरअसल मेरी शादी वो हुआ के साथ तय हो चुकी थी, लेकिन मेरे पास दहेज ना होने की वजह से उन्होंने वो जुन के साथ शादी फिक्स करवा दी, जिस बंदे की दिमागी हालत ठीक नहीं। और तो और वो फैमिली ने ये सारी बात मुझसे छुपा के रखी। उसकी कहानी सुनने के बाद टियान हाओ भी थोड़ा सा शांत हो गया। तभी यूहान कह रही थी कि तुम्हें अगर अभी भी इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो जाओ जाकर वो फैमिली के सर्वेंट से बात करो। उन्हें जरा सा अपना स्पीयर दिखाओगे तो वो लोग सारी सच्चाई उगल देंगे। जिस पर टियान हाओ कह रहा था कि ठीक है मैं खुद इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करूंगा। साथ ही वो शिमू से कहने लगा कि अगर तुम वाकई इनोसेंट हो तो 4 हॉल कंपटीशन में जरूर से मुकाबला करेंगे। तो शिमू ने भी उसे ग्रीट करके उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अब टियान हाओ के वहाँ से जाने के बाद यूहान शिमू से कह रही थी कि भाई मैं चाहती हूँ कि कॉन्टेस्ट के दिन आप इस बंदे की चटनी बना दो, तभी जाकर इसकी अकड़ थोड़ी सी कम होगी। और अब हमें वो मैनर का सीन दिखाया गया जहाँ पर वुटोंग गोल्डन ड्रैगन गैंग के लीडर को डांट रहा था। वो कहता है कि हर महीने तुम्हारी पेमेंट कम हो रही, बताओ इसका क्या रीजन है। तो गाओकुई कह रहा था कि ब्लैक फॉक्स क्लैन का इन्फ्लुएंस काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। उस फियर्स फीस्ट का सपोर्ट होने की वजह से वो लोग पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गए और इसी वजह से मैंने अपने कुछ बंदों के जरिए फियर्स फीस्ट पर नजर रखी और मुझे पता चला कि वो बंदा जिन फैमिली की 7वीं लेडी का बेटा शिमू है। जो सुनकर ही वुटोंग उस पर भड़क गया। वो कह रहा था कि जिन फैमिली इस फेंगचिंग की सबसे बड़ी मर्चेंट है, भला वो लोकल गैंग्स के साथ इन्वॉल्व क्यों होंगे। जिस पर गाओकुई बताने लगा कि ना इसमें जिन फैमिली का कोई हाथ नहीं, लेकिन उनके 5वें मास्टर ने फियर्स फीस्ट की पहचान को ऑन द स्पॉट रिवील कर दिया। वो लोग 3 स्टेट बॉर्डर के बिजनेस के बारे में बात
बात कर रहे थे। जो सुनते साथ ही वुटोंग की आंखें चमक उठी। वो गाओकुई से कहने लगा कि शिमो और थ्री बॉर्डर स्टेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन हासिल करो। वेल, जिन फैमिली की इस बॉर्डर के साथ क्या मिस्ट्री है ये कहानी में आगे रिवील होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।